बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने कहा कि एक वीडियो आपके लिए कम्प्रिहेंसिव सी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि हम CSS की जो प्रिपरेशन है वो कैसे स्टार्ट करें। तो CSS में सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम आती है वो CSS ऐसे है। आप रेशियोज़ उठा के देखें पिछले 10-12 साल की, तो जो मेन हर्डल है CSS को क्लियर करने में, लोगों का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने में, वो जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी CSS ऐसे और CSS कंपोजिशन और कंप्रीहेंशन का जो पेपर आता है। तो CSS ऐसे इज़ द मेन जो आपका प्रॉब्लम है। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है, या कोई भी एक है उसके लिए आपका एनालिटिकल स्किल्स का प्रॉब्लम आता है कि हम डाटा कहाँ से लें, हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये आज कहना चाहूँगा कि हम एक आज से एक कम्प्रिहेंसिव एक स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं CSS ऐसे के लिए। पार्ट 1 है ये उसका। तो सबसे पहले आपको जो उसके लिए जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो ये है कि आप सबसे पहले तो ये सोचें कि CSS एक एग्ज़ाम है, एक ऐसे एग्ज़ाम है। आप माशाल्लाह सारे कम से कम ग्रेजुएट तो हैं, आप जो सारे मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, जो CSS एस्पायरेंट्स हैं, और मास्टर्स भी होंगे, MPhil भी होंगे, लेकिन सब आपने ये सोचना है कि आप एक आपका मेंटल स्टेट एक है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप सब लोग ग्रेजुएट्स हैं और आप CSS करना चाहते हैं। ये आप सबका एक, आप बराबरी पे हैं, आप इक्वालिटी पे हैं। आप सब लोग ये सोचें और कोई ये ना सोचे कि वो मेरे से ज़्यादा सुपीरियर है या वो मेरे से ज़्यादा इन्फीरियर है। आप सब लोगों का माइंडसेट और आपका जो मेंटल लेवल है जो वो सबका एक है। CSS एक बाकी एग्ज़ाम्स की तरह, जैसे आप ज़िंदगी में इम्तिहानात में कामयाब होते हैं। मैट्रिक भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन आपने किया, अच्छे तरह से किया होगा। FSC किया आपने, या FA किया, या ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया। तो CSS पहले तो आप उसको कंसिडर करें इज़ जस्ट लाइक अदर एग्ज़ाम्स, और इसको पास करने के लिए भी बाकी एग्ज़ाम की तरह आपको हार्ड वर्क की और बाज़ औक़ात स्मार्ट वर्क की और इंटेलिजेंट वर्क की आपको ज़रूरत है। आप उस तरह से आपको करना पड़ेगा जैसे आपने बाकी एग्ज़ाम क्लियर की, ये भी आपके लिए वो बाकी जैसे एग्ज़ाम्स हैं वैसे ही हैं। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे CSS ऐसे एक बड़ा प्रॉब्लम है। CSS ऐसे को पास करना हम सब के लिए, काफ़ी एस्पायरेंट्स हैं जो CSS ऐसे की वजह से मतलब 700 मार्क्स लेके भी रिटर्न में वो कामयाब नहीं हो पाते। तो उसकी रीज़न्स क्या हैं कि आप उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते। आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप नर्वस होते हैं कि यार CSS ऐसे है, या मैं कैसे पास करूँ। जस्ट लाइक अदर एग्ज़ाम आप इसको उसी तरह लें कि CSS ऐसे है। तो उसके लिए सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप स्टार्टर हैं, या आप थर्ड टाइम या सेकंड टाइम अपीयर हो रहे हैं, या पहले फर्स्ट टाइम अपीयर होना है, आपने ग्रेजुएशन किया या मास्टर किया तभी आप आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना आना चाहिए। आप स्टार्ट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आप शुरू से स्टार्ट करें। आप के पास डाटा कहाँ से आए, आपने कहाँ से शुरू, कहाँ से करना है, क्या करना है आपने। सबसे पहले आप देखें, कोई भी एक आपने टॉपिक उठाना है। आपने पिछले पेपर्स लें, जो प्रीवियस पेपर्स हैं, पास पेपर हैं CSS के, कोई एक टॉपिक उठाएं। उसका डाटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन आप देखें कि वो क्या है, आप उसको देख के लिखें, आप उसकी आउटलाइंस बनाएं उस टॉपिक की। तो आप उधर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने डाटा कहाँ से मिलेगा आपको, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का है, कारवां की एक ऐसे सीरीज़ है, इम्तियाज़ शाहिद की, ऐसे यहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आपको किसी भी टॉपिक पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि CSS में कुछ ऐसे आते हैं, जैसे कुछ सोशल इश्यूज़ हैं, कुछ और इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, या और हमारे सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में प्रीवियसली बहुत ज़्यादा रहा। आजकल हमें वो उसका सर्कुलर डेट का इशू है। उसके बाद आपका अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, टेररिज्म का इशू रहा, ये सारे इश्यूज़ हैं। तो कोई भी इशू इस तरह का जो आता है ना, ऐसे दो टाइप के होते हैं। एक तो ये इश्यूज़ वाले आ जाते हैं, कोई लिटरेरी, कुछ लोग लिटरेरी लिखना बहुत पसंद करते हैं, या UN के प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह के एसेस जो आते हैं उनमें सबसे पहले चीज़ तो आपने जब कर रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन एक थीसिस, ब्रॉडर वे में एक थीसिस स्टेटमेंट होती है कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट अगर आप लिख लेंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी जब थीसिस स्टेटमेंट आप अच्छा लिख देंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज स्टार्ट करते हैं कि एग्जांपल से कि CSS ऐसे क्या है और कैसे। अब एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एक बड़ा हॉट इशू रहा है पिछले सालों में।
अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उस लेवल का नहीं है, लोड शेडिंग कम हो गई है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको आज वो करूँगा कि एक ऐसे आ जाता है कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसके पॉसिबल सोल्यूशन और काजेज और इफेक्ट्स क्या हैं। तो आप इसमें 3 चीज़ें, एक आपने डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ एनर्जी क्राइसिस, एंड व्हाट आर द काजेस, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स और इम्प्लीकेशंस, और व्हाट आर द पॉसिबल इट सोल्यूशन, उसको आप कैसे हैंडल करें। तो इस तरह के जो एसेस आते हैं ना, जैसे ये मैंने आपको बताया, तो उसमें सबसे पहले काजेज, वाई आपने आंसर करना है, वाई की इसकी रीज़न क्या है एनर्जी क्राइसिस अगर हो रहा है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में तो आप बता दें कि एनर्जी क्राइसिस क्या है, इसकी उसमें उसमें काजेज बता देने, उसकी हल्का सा आपने टच दे देना उसके इफेक्ट्स का, और हल्का सा उसका दे देना, तो एक थीसिस स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी। उधर से ही आपने आगे नीचे क्रिएट करना है। फिर आप काजेज में जब आ जाएंगे तो आप कहेंगे वाई, व्हाट इज़ द वाई दिस इज़ हैपनिंग, वाई मतलब काजेज क्या हैं। तो उसमें काजेज में आप ये देखेंगे कि यार एनर्जी क्राइसिस है, तो इसके पीछे क्या वजह क्या थी। तो उसके पीछे वजह ये थी कि आपका 70 ईयर्स में आपने प्रॉपरली आपने पावर प्लांट्स आपने नहीं लगाए, इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स। आपके जो पावर प्लांट्स अभी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं वो इनएफिशिएंट है, मतलब अपनी एफिशिएंसी के मुताबिक वो पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। उसके बाद दूसरा ये है कि आपने प्रॉपरली अपने हाइडल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया। तो आपने जब से पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद आपने सिर्फ एक तरबेला डैम बनाया, मेन जो आपके मंगला थे, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आप बनाते जा रहे हैं। वार्षक डैम आपने बनाया, गाजी बरोता बनाया, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बेहतरीन कर। लेकिन जो 1999 से लेकर 2010 तक या 2015 तक जो क्राइसिस आता रहा, वो मेन उसकी वजह ये थी कि हमारा जो हाइडल रिसोर्सेज थे वो प्रॉपर्ली हम उसको चीप इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी वो हाइडल रिसोर्स से ही आ सकती है। बाकी आपका थर्मल अगर हो या और दूसरे सोर्सेज हैं वो जो आप आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं कोल से, या तो वो इतने क्लीन नहीं है और चीप भी नहीं है। आपको ऑयल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी ड्यूटी और वो सारी, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो पेट्रोलियम की जो एक्सप्लोरेशन वो नहीं हो पा रही, तो इस वजह से वो। तो सबसे पहले आपका लैक ऑफ आपका हाइडल रिसोर्स था, आपने उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स थे। ये काजेज़ मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान में रहा या अभी भी है या और मुस्तकबिल में हो सकता है। उस एनर्जी क्राइसिस में आपका वाटर रिसोर्सेज भी आपके कम होंगे। जब वाटर रिसोर्सेज कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर लैग करेगा। और लोड शेडिंग तो है ही है, उसमें प्रॉब्लम, एक मेन प्रॉब्लम जो आपको आया वो लोड शेडिंग का था। तो उसके बाद डियर एस्पायरेंट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट एक हमारा बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जो आप जाएं सिंध वाली साइड पे जाएं, केपी केबल साइड, कुछ जगहों पे वहाँ पे प्रॉपरली आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो मतलब कि उसकी यूटिलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसको चोरी कर रहे हैं, कुंडियाँ लगा रहे हैं या प्रॉपरली बिलिंग नहीं हो रही वहाँ पे। तो ये मेन चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपकी लैक ऑफ प्लानिंग है, आपकी मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, आपकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग में आपका प्रॉब्लम आ रहा है। जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो ठीक नहीं है, करप्शन आपकी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें होगी वाई देयर इज़ एनर्जी क्राइसिस प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। सर्कुलर डेट है, मतलब कि आपका प्रॉपरली आप उसकी पेमेंट्स नहीं कर पा रहे। आपकी जब जनरेशन हो रही है, आपको महंगी बिजली मिल रही है, आप उसको पे आउट नहीं कर पा रहे, उसके जो अमाउंट है, तो वो सर्कुलर डेट एक बनता बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। और आपको एक मतलब महंगी, आजकल जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, जो चीप इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, जो आपको एक्सपेंसेस बहुत है, गवर्नमेंट को बहुत पे करना पड़ रहा है, और अल्टीमेटली जो आवाम है, जो पब्लिक है, वो सफ़र कर रही है। तो ये भी एक एनर्जी क्राइसिस और उसको प्रॉपरली हैंडल करने की एक वजह है। तो अब इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं। इफ़ेक्ट्स जैसे कि आज से 3-4 साल पहले आप देखें कि पब्लिक अनरेस्ट बहुत ज़्यादा था, लोड शेडिंग हो रही थी और मॉब एक आता था, वायलेशन हो रही थी, लोगों ने बिजली घरों को जला दिया, पब्लिक अनरेस्ट हो गया। उसके बाद आपके इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, आपको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ड्यूटी ज़्यादा हैं, और आपका डॉलर रेट जब बढ़ता है तो सारी बात है प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो वो इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एनर्जी क्राइसिस की वजह से। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र कर रहा है, आपकी पॉवर्टी बढ़ रही है। जब आपका एक गरीब आदमी का अगर वो थोड़ा सा भी बिजली को यूज़ कर रहा है, एक पंखा चला रहा है, एक लाइट, तो उसका बिल 4-5 हज़ार आ रहा है, तो क्योंकि यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जिसकी वजह से उसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए। पहले तो लोड शेडिंग का सिर्फ मसला था, आप जो बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़
आपका प्रॉब्लम आ रहा है, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, महंगी बिजली वो लेंगे, तो ज़ाहिर बात है जब वो एक उसका प्रोड्यूस को उसका जो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो ज़ाहिर बात है वो आपको जो इंडस्ट्री है वो आपको चीज़ें महंगी देगा, जिसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। जब ज़ाहिर बात है इंडस्ट्री में इतना उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चीज़ें जाएंगी। तो ये आपने इसके काजेज़ हो गए, और उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स वट वाई, उसके बाद आपने वट जो इम्पैक्ट्स हैं वो वट आर द इम्पैक्ट्स, वट का आंसर आपने कर लिया। तो नेक्स्ट आप आएंगे जो मेन उसका होगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सोल्यूशन, यहाँ से आपका CSS का पता चलता है कि आपके एनालिटिकल स्किल्स कितने, कोई मसला आ जाता है, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, आप पुलिस सर्विस में हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है कि व्हाट आर द सोल्यूशन, यार सोल्यूशन क्या है असल चीज़ जो CSS में आपसे डिमांड कर रहे थे, यार ठीक है प्रॉब्लम्स तो हैं, तो व्हाट आर द सोल्यूशन, सोल्यूशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐसे में आप इस तरह के सोशल इश्यूज़ में लिख रहे हैं, तो सोल्यूशन वाला बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि सबसे पहले आपका जो आप चाहेंगे, मैंने आपको बताया चीप इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी, आपका इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्टिव से देखें, आपकी क्लीन आपको मिलेगी। हाइडल जो रिसोर्सेज हैं, आप डैम्स बना रहे हैं, वापडा का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, दामिर भाषा डैम बना रहे हैं, मोहम्मद डैम इंशाल्लाह 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। वारसक बनाया, आपका गाजी बरोता है, कुरम तंगी है, और इसके अलावा तरबेला की अपग्रेडेशन हो गया, 5/5 तक टेंशन हो गई है, आप ऑलमोस्ट वो 5000 तक जनरेट करेगा, 6000 तक जा सकता है। मंगला को कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली उसके सेटअप बना रहे हैं, मंगला पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी प्रोड्यूस होगी। चश्मा है, उसके बाद आपके सोलर रिसोर्सेज, सोलर बहुत एक चीप है और बहुत मतलब एक रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि वाटर, जैसे कि हाइडल एनर्जी रिन्यूएबल है। विंड के मतलब प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, आप विंड के प्लांट्स लगा सकते हैं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर है, आपकी विंड एनर्जी, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, तो इनमें आप इन्वेस्ट करें। सबसे पहले बिल्डिंग आपके सोल्यूशन में बिल्डिंग मोर डैम्स, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को ख़त्म करें। आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके, और उसके बाद जो आजकल जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत चीप इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए उन्होंने जो ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, जो उसके मतलब कि उन पर सब्सिडाइज कर रही है गवर्नमेंट, इस तरह की चीज़ों को लेके आ रहे हैं। और उसके बाद आप ये करेंगे कि आपके अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन होंगे, तो आपको जो ऑयल है उसकी इंपोर्ट प्रॉपर हो जाएगी, आपको मतलब कि डेट पे मिल जाएगा पेट्रोलियम, अच्छे ताल्लुकात आप रखेंगे। उसके बाद CPEC एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, CPEC से इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ पे आपकी, वो वहाँ पे जो प्लांट्स लगाएंगे वो आपको चीप इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है उससे। तो ये चीज़ें हैं कि उसके बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी करप्शन को कर्टेल कर आपके इदारे, आपके नैब, FIA, ये सब इनको बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करना चाहिए। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर द बोथ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप दोनों को सम अप करेंगे इन चीज़ों को कि यस देयर इज एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड इट इज़ अफेक्टिंग पाकिस्तान इकोनॉमी सो मच, बट if we want to make the situation better, we have to invest in our dams, we have to invest in our renewable energy resources, and we have to make certain long term policies and involving all the stakeholders। तो ये आप चीज़ें अगर लिखेंगे तो आपका एक ऐसे भी कंप्रिहेंसिव हो जाएगा, एंड पे कंक्लूजन बड़ा अच्छा ड्रा हो जाएगा, लेकिन मेन फोकस आपका वही थीसिस स्टेटमेंट को लेके आपने चलना है। तो डियर एस्पायरेंट्स, तैयारी स्टार्ट करें, लिखना शुरू करें, डाटा आपको मिल जाएगा। आजकल डाटा के बहुत से सोर्सेज हैं, डाटा के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपको हर जगह से ऑनलाइन मिल जाएगा। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स में आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, आप प्रीवियस पेपर उठाएं, वहाँ से आप उनको करने की कोशिश करें। जो भी एक आपने ये कोशिश करनी है कि मैंने फर्स्ट वीक में एक ऐसे लिखना, आप बेशक देख के लिखें, उसकी आउटलाइंस बनाएं, उसको जब आपको लिखना आ जाएगा ना, फिर पेपर में ऐसे सवाल आते हैं कि आप उसमें से 2 टॉपिक्स उठा के कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपको लिखना आना चाहिए, कोई भी टॉपिक है उस पर लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट में हम करेंगे आपका जो लिटरेरी ऐसे आते हैं, कुछ लोग वो भी लिखना पसंद करते हैं, वहाँ पे बैठ के क्रिएट करते हैं, या ऐसी कोई एक आपको कोटेशंस दे दी जाती हैं जिनको आपने वहाँ पे बैठ के, वो आपको नहीं पता लेकिन आप थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आप उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, अच्छे मतलब मैगजीन्स पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, तो आप लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको रोज़ लिखना चाहिए, कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। सोशल इश्यूज़ पे कोई भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आप लिखेंगे, दैट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। एंड विद दिस इंशाल्लाह बी होपफुल, और आसानियाँ बांटिए लोगों के लिए, और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए,
और ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए, नीयत अच्छी रखिए और तैयारी शुरू कीजिए। आजकल कोरोना के दिन हैं, आपका टाइम ज़्यादातर लॉकडाउन में गुजर रहा है, तो इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें और यू कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। और बस आपने ये सोचना है कि मैं इसको कॉन्फिडेंस अपने पे रखें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें और पेरेंट्स से दुआएं लें। इंशाल्लाह आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़ाया मत करें, पॉजिटिव वे में अपने आप टाइम को यूटिलाइज़ करें, तो यही आपको बाद में टाइम बहुत याद आएगा कि यार मैंने उस टाइम पे इतनी मेहनत की। और इस यादों को अच्छा बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं इंशाल्लाह फिर भी आपके साथ आपसे मुखातिब होता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन, जब भी मुझे टाइम मिलता है। हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा 1-2 वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँ। CSS ऐसे हमने स्टार्ट कर दिया आज से, और नेक्स्ट मैं किसी और टॉपिक के साथ आऊँगा ऐसे से रिलेटेड। ऐसे हमारा मेन इस टाइम जो एम्बिशन है मेरा, कि आपको ऐसे से गो थ्रू कराऊँ और पॉजिटिव रहें और स्टार्ट करें प्रिपरेशन। टाइम ज़ाया मत करें कि मैं करूँगा नहीं करूँगा, ये मैं कर लूँ वो कर लूँ, नहीं, अभी से स्टार्ट करें। आपने अपने साथ अपने आप से मोहब्बत कीजिए। अपने आप से मोहब्बत करेंगे, यू विल थिंक सो मच पॉजिटिव अबाउट यू। और चिल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल एक कमरे में घुस के बैठ जाएं, आप चिल करें, लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन जो टाइम है 4-5 घंटे रोज़ के वो दें। और फिर उसके बाद आप बिल्कुल ये नहीं कि आप कमरे में बैठ के दुनिया से अलग थलग नहीं। CSP ऑफिसर कौन होता है? जो डिसीजन मेकिंग करता है, जिसको दुनिया का पता है, दुनिया में क्या हो रहा है, पॉजिटिव होता है। तो कोई भी ऑफिसर है उसको ये चीज़ें, अपना जनरल नॉलेज और ये चीज़ें होनी चाहिए। आप कमरे में बंद होके आप किसी हिप्पी बन के आप, और मतलब शेप बढ़ा के और स्मोकिंग करके और इस तरह की चीज़ें करके आप दुनिया से अलग अलग रह के नहीं कर सकते। आप दुनिया को जिए, लाइफ को सोशलाइज हो, लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे पॉजिटिव लोगों की जो कंपनी है उसको एंजॉय करें, और देन थिंग्स विल बी वेरी रियली इम्प्रूविंग फॉर यू। अपने आप को अच्छा ड्रेसअप करें, अच्छा दिखें, अच्छा दिखेंगे तो आप अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर टाइम, और उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को, अगर आपके फ़ायदे के नहीं हुए तो उसको शेयर कर दीजिए, ताकि डियर एस्पायर जो बाकी एक्सपायरेंट्स हैं उन तक मेरी बात पहुंच जाए, और हो सकता है किसी एक का कोई फ़ायदा हो जाए। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि जी आपने लास्ट वीडियो में जी इंग्लिश के बारे में कहा, जी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर कभी भी नहीं था, ना मैं बनना चाहता था। मैं एक उस्ताद बनना चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे रूरल बैकग्राउंड से हैं, जो और मेरे दोस्त हैं, उनको गाइड कर सकूं। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप MA इंग्लिश हो या लिटरेचर के मास्टर हो। मैंने इंग्लिश की लिटरेचर और जो मास्टर्स हैं उनको CSS में कामयाब होते ज़्यादा नहीं देखा। एनालिटिकल स्किल्स जिसके अच्छे हैं, जो लिख अच्छा सकता है, जो हार्ड वर्किंग है, जो एक जगह बैठ के पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, वो कामयाब होता है। और मेरी कभी भी ये नहीं था कि आपका इंग्लिश अच्छी ना हो। आप इंग्लिश बेशक अपनी इम्प्रूव करें, ज़रूर करें, और आपको करनी भी चाहिए। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश अच्छी ना हो, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप सिंपल चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपको वहाँ पे कोई बड़ा मास्टर नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी हो। बस आप स्टार्ट करें, स्टार्ट करते जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव फॉर यू। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होगा, और दुआ कर दीजिएगा, और पॉजिटिव रहें, खुशियाँ बांटें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।